ओके, हम लोग एसएलओस का पार्ट नंबर 2 करेंगे। यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनबीएफ बुक और हम एसएलओस कर रहे हैं जो फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं। तो उसके अंदर हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया था। पार्ट नंबर 1 में हमने जहाँ छोड़ा था उससे अगले एसएलओ से शुरू करेंगे। हमारे पास एसएलओ है Analyze and illustrate simple electric field patterns, including the direction of the field around a point charge, around a charged conducting sphere, and then between two oppositely charged parallel conducting plates, and effects will not be examined. Okay, so यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? हमने इससे पहले लास्ट पार्ट के आखिरी 2 एसएलओज में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखी थी, हमने उसका यूनिट देखा था कि कैसे उसको मेजर किया जा सकता है एज़ फोर्स पर कूलॉम और इसके साथ-साथ हमने देखा था कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन थी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन थी। एनीवेज़ इससे पहले आप लोग इंश्योर करेंगे ऐसे उसका पार्ट नंबर 1 आपने देखा है। ओके, सो इसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो 3 उन्होंने सिनेरियोज़ दिए हैं, इनके अंदर हम लोग कुछ ख़ास इलेक्ट्रिक फ़ील्ड पैटर्न्स को देखें। हमने एक पॉइंट चार्ज के गिर्द देखना है, देन हमने एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के गिर्द। सबसे पहले पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक पॉइंट पर एक चार्ज मौजूद है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि मतलब आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट पर एक चार्ज मौजूद है, बहुत एक छोटा-सा एक चार्ज मौजूद है। मतलब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर एक चार्ज मौजूद है, जो कि प्रैक्टिकली इतना छोटा पॉइंट पर चार्ज बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिंपली दिस मीन्स कि अगर यहाँ पर एक चार्ज हो, तो फिर क्या होगा? सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑलरेडी हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी डिटेल से देखे थे, तो ये अब आपके लिए मुझे बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज, पॉज़िटिव का पॉइंट चार्ज है। इसको इतना छोटा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज ऑफ पॉज़िटिव। अब पॉइंट चार्ज का मतलब है कि ये कोई सर्कल नहीं है, कोई स्फीयर नहीं है, बल्कि सिंपली एक पॉइंट है। और पॉइंट ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ ना हो, यानी पॉइंट के अब एक सर्कल के अंदर भी कुछ डायमीटर है, तो सर्कल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन पॉइंट के अंदर कुछ होता नहीं, पॉइंट सबसे जो सिंपलेस्ट चीज़ है वो है, तो उसके सिर्फ बाहर कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास एक मैं अब चलिए इसको एक पॉइंट ही बना देता हूँ, सो दिस इज़ द पॉइंट एंड दिस इज़ पॉजिटिव पॉइंट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसी नज़र आएगी? सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स। क्यों? हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो उस वो डायरेक्शन होगी जहाँ पर उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगी, उस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हम लोग इसको चेकआउट कर लेते हैं। सो रिमेंबर दैट दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज ऑफ पॉजिटिव, दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो इसके ऊपर हम लोग रखते हैं, मे बी यहाँ पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बीच में भी है। हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा बनाया, हम चाहें तो इसके बीच में इन्फिनिटली बना सकते हैं। हमें तो बस एक आइडिया लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर एक पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ, नेगेटिव नहीं लेना, अंदर वाले की मैं बात नहीं कर रहा, बाहर वाले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हमारी ये कन्वेंशन है, ये हमारा ये स्टैंडर्ड है। तो इसके ऊपर कहाँ फोर्स अप्लाई होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो फोर्स इस तरफ अप्लाई होगी। येस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट अब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी, क्योंकि हमने टेस्ट पॉइंट हमेशा पॉजिटिव रखना है। देन नेगेटिव, तो अब आपको अच्छे तरीके से पता है, जैसे हमने एसएलओएस पार्ट 1 में भी देख लिया, मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया। इसकी हमारे पास अब अंदर जाएगी फॉर द नेगेटिव चार्ज, और ये हमेशा इसी तरह होगा इफ़ द चार्ज इज़ पॉइंट चार्ज। सो एनीवेज़ इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट है अराउंड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब एक्चुअली में हम एक पॉइंट से निकल कर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम एक कंडक्टिंग स्फीयर की तरफ आएँगे कि हमने एक स्फीयर है, एक कंडक्टर है, स्फीयर के गिर्द आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? ओके, सो दिस इज़ आवर स्फीयर, मे बी पॉजिटिव। इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी? इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा? तो हाँ, फॉर्च्यूनेटली हमारे पास ये काफ़ी आसान है, क्योंकि इसकी कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड रिज़ेम्बल करती है एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो सिंपली अगर ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, तो हम खुद से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर लाते हैं, कहाँ होगी? फोर्स इधर। तो ऑटोमैटिकली इसकी वही सेम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है, जो कि आपके पास एक एक पॉइंट चार्ज का होगा। कंडक्टिंग स्फीयर का भी वही सेम होगा, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स एंड देन नेगेटिव के लिए इनवर्ट्स। इसके लिए शर्त ये है कि ये जो कॉर्नर्स हैं एजेस, ये एग्जैक्टली एक स्फीयर है, ओवल नहीं है। तो ये कॉर्नर्स एग्जैक्टली इन सब की राउंडनेस हर जगह सेम है। अगर ये एक ओवल होगा तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएंगी, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जितना आपके पास चीज़ शार्प होगी, उतनी ज़्यादा उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चूँकि राउंडनेस सेम है, इसलिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डिस्टेंस पर, इधर भी सेम डिस्टेंस, इधर भी सेम डिस्टेंस, तो इधर कुछ ज़्यादा है या इधर कुछ कम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि कंडक्टर ये स्फीयर है।
नेगेटिव के लिए भी हमारे पास अब अंदर होगी जस्ट लाइक द पॉइंट चार्ज। और याद रखिएगा कि ये सिर्फ तब होगा जब स्फीयर होगा, कोई रेक्टेंगल आ गया तो दिस चेंजेस अलॉट। सो इसलिए उन्होंने कम्प्लेक्स करने के लिए कम्प्लेक्स ना करने के लिए कंडक्टिंग स्फीयर ही रखा है। सो एनीवेज और एक और चीज़, क्या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि ये एक रूल है कि हर कंडक्टर को अगर आप चार्ज करते हैं तो उसका जितना भी चार्ज है वो थोड़ी देर बाद उसके, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है हम तो एक प्लस बनाते हैं, लेकिन इसका असली में जो तमाम का तमाम चार्ज है वो उसकी सरफेस पर है। कुछ इस तरह से ये चार्ज है, अंदर ये न्यूट्रल है। सो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़ीरो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि अंदर वो न्यूट्रल होता है, उसका जितना भी चार्ज है वो ऑटोमेटिकली उसकी सरफेस पर चला जाता है। अब इसका रीज़न क्या है इसको यहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ एन कॉम्प्लेक्स टॉपिक, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन एनीवेज आप ये याद रख सकते हैं कि कंडक्टर के लिए एट दिस स्टेज तमाम का तमाम जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर होता है। तो इधर भी तमाम का तमाम चार्ज सरफेस पर होगा, तो ऑल्दो हम यहाँ पर अंदर प्लस बनाते हैं जस्ट इंडिकेट करने के लिए कि ओवरऑल प्लस है, लेकिन अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसलिए हम अंदर कोई लाइंस नहीं बनाएंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास देन है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, सो हमारे पास ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, हम उसके तरह डायग्राम में बनाते हैं। प्लेट है ऑफकोर्स ये कुछ इस तरह से होगी, लेकिन हम डायग्राम में सिर्फ एक लाइन बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑपोजिटली चार्ज तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होगी? तो एक्चुअली में इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड मर्ज करेंगी। तो सबसे पहले ये पैरेलल है नंबर 1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा हम देखते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँ तो इसको ये रिपेल करेगा, प्लस ये इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाला। तो क्लियरली हमारे पास इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एंड देन अगर मैं इधर रखूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, जबकि पॉजिटिव उधर से इसको रिपेल करेगा। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो कंबाइंड है। तो इस वजह से हम लोग इस पॉइंट पर इसकी इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे कि ये मर्ज हो चुकी है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल इनकी लाइंस बनाते तो वो कुछ इस तरह से होती, इधर इधर एंड देन इधर इस तरह से, एंड देन फिर जब इधर हमारे पास इस तरह से अंदर जाती हुई लाइन है इनकी अलग अलग, तो ये मिलकर ये दोनों मर्ज कर जाएंगी। तो एनीवेज, तो बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज आपके पास इस तरह से इनके परपेंडिकुलर रन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ओके, प्लस इस साइड पर क्या होगा? तो इस साइड पर ऑफ कोर्स आपके पास नॉर्मली जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, इस तरह आपके पास जाती रहेगी, या आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख के चेक कर सकते हैं आपकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। जबकि एंड पर क्या होगा? एंड पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो मैं इधर भी ये बना देता हूँ, इधर ही अंदर जाएगी। एंड पर इस ऊपर टॉप पर क्या होगा? तो टॉप पर अगर मैं इधर पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो ऑफ कोर्स वो कुछ इस तरह से रिपेल होगा, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज इस तरह से तो रिपेल नहीं होगा क्योंकि ये इससे थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो एंगल पर रिपल्शन होगी। सो टॉप पर हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह से होना शुरू हो जाता है। तो मैं अगर इसको कर दूँ, द पैटर्न becomes something like this, and then same here the pattern becomes something like this, और यही सेम चीज़ होगी इधर, द पैटर्न becomes something like this। तो इधर तो ये अंदर जाएगा। सो यहाँ पर उन्होंने जो आपको समझाने की चीज़ कही थी वो आपको मिडल में समझाना चाहते थे कि जब आप टू पैरेलल कनेक्टिंग प्लेट्स रखेंगे तो ऊपर वाले अगर हम एंड इफेक्ट्स को निगलेक्ट कर दें तो बीच में जो आपके पास चीज़ है हम उसकी बात कर रहे हैं कि बीच में आपके पास परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस होंगी। हमारा कंसर्न बीच है, ऊपर ऑफ कोर्स गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने आपको कहा है कि एंड इफेक्ट्स विल नॉट बी एग्जामिन, कि जो आपके एंड उन प्लेट्स की एंड पर हो रहे हैं उनको आप एग्जामिन ना करें, उनको आप निगलेक्ट कर दें। हमारा मसला मेनली इनके साथ है क्योंकि इन प्लेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी एक नीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, नेक्स्ट एसएल लो, स्टेट एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, इनके ऊपर हमने पार्ट 1 में भी बात की थी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हल्का सा हमने डिफरेंस ऑलरेडी देख लिया था, वो पार्ट नंबर 1 देख लें। इसमें हमने सिंपली इनकी एग्जांपल्स देनी है। कंडक्टर्स जो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देते हैं, और इंसुलेटर्स जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करने देते, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देते। एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल हैं। कंडक्टर्स मेनली आपके पास मेटल्स होते हैं,
नॉन मेटल्स आपके पास कंडक्टर नहीं होते, तकरीबन तमाम मेटल्स आपके पास कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो मेटल्स की एग्जांपल है आपके पास, फॉर एग्जांपल अ वेरी गुड कंडक्टर इज़ कॉपर, जो बेस्ट कंडक्टर है दुनिया में दैट इज़ सिल्वर। उसके बाद आपके पास है ज़िंक, देन है आपके पास कई सारे मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर्स हैं। गोल्ड इज़ आई थिंक अ गुड कंडक्टर, गोल्ड को ना लिखें, गोल्ड का मैंने कभी नाम नहीं सुना, बट एनीवेज कॉपर, सिल्वर, जिंक और भी जितने आपके पास मेटल्स हैं, आयरन, ये तमाम का तमाम आपके पास जो हैं ये गुड कंडक्टर्स हैं। ये कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। मेनली आप कॉपर और जिंक सुनेंगे क्योंकि इनकी वायर्स बनाई जाती हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता वायर में बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा है आपके पास इंसुलेटर्स, तो इसके तो कई सारी एग्जांपल हैं। मोस्ट डेली लाइफ चीज़ें जो हैं वो इंसुलेटर्स होती हैं। नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर, जो आपके पास प्योर वाटर है H2O दैट इज़ नॉट अ कंडक्टर, लेकिन जो नॉर्मल डेली लाइफ में वाटर है दैट बिकम्स अ कंडक्टर क्योंकि उसके अंदर ये मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, आयॉन्स डिजॉल्व होते हैं। और कंडक्टर की मैं एक और बात बता दूं, कंडक्टर्स एक तो मेटल्स हैं, दीज आर इनको आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एक दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये जो इन कंडक्टर्स की हमने बात की है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देते हैं, लेकिन कंडक्टर ब्रॉडली तमाम जो चार्जेस को फ्लो करने दे उसको कंडक्टर कहते हैं। तो एक दूसरी टाइप है जो कि आयॉन्स को फ्लो करने देती है, दैट इज दैट दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये केमिस्ट्री में आपने देखा होगा बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट चलते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का अगर हम एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, इसको पानी में मिक्स करते हैं, तो दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। आयंस टूट जाते हैं तो ये आयंस को फ्लो करने देता है, दिस इज अ कंडक्टर। आयंस आर ऑल्सो चार्ज, सो ये करंट को फ्लो करने देता है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो वो सब्सटेंसेस जो पानी में जाकर टूट जाते हैं वो भी आपके पास कंडक्टर्स हैं। लेकिन एनीवेज वाटर, प्योर जो डिस्टिल्ड वाटर है H2O, डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर जिसके अंदर कोई ये चीज़ मिली हुई नहीं है, वो आपके पास एक इंसुलेटर होगा। आपके पास जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो आपके पास इंसुलेटर्स हैं। सो नॉन मेटल्स इसके अंदर आपके पास एग्जांपल है कार्बन है, डायमंड है। डायमंड इज़ एक्चुअली अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। आपके पास रबड़ है, आपके पास प्लास्टिक है। सो एनीवेज ऑल दीज नॉन मेटल्स आर आल्सो इंसुलेटर्स। तो ये तो सिंपली एग्जांपल्स के बारे में था। ओके नेक्स्ट ऐसे डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर आपने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिससे आप फ़र्क कर सकें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में। सो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, ये आप आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, मैं एक बैटरी लेता हूँ, दिस इज़ द पॉजिटिव, दिस इज़ द नेगेटिव। यहाँ पर जाकर मैं बीच में इधर एक बल्ब लगाता हूँ एंड देन इधर मैं बीच में एक और वायर का पीस जोड़ता हूँ, एक एक खाली जगह रहने देता हूँ एंड देन इधर जाकर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब क्लियरली इलेक्ट्रॉन्स ने इस तरह फ्लो करना है फ्रॉम द माइनस टू द पॉजिटिव, लेकिन बीच में हवा है, इंसुलेटर है, वो नहीं जा सकते। सबसे पहला हमें तो टेस्ट यही होगा कि एयर इज एन इंसुलेटर। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर डिफरेंट पीसेज रखेंगे जिस चीज़ को हमने टेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने टेस्ट करना था कि क्या प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, हम प्लास्टिक का एक पीस यहाँ रखते हैं। अगर तो ये बल्ब ऑन हो जाता है तो इसका मतलब प्लास्टिक एक कंडक्टर है क्योंकि प्लास्टिक ने हमने इलेक्ट्रॉन्स को पास करने दिया और इलेक्ट्रॉन्स ने एक सर्किट कंप्लीट किया और बल्ब लाइट हो गया, लाइट अप हो गया। लेकिन अगर तो ये बल्ब लाइट अप नहीं होता, दिस मीन्स प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि क्या सिल्वर एक कंडक्टर है, मैं यहाँ पर सिल्वर रिंग रख देता हूँ या कुछ भी रख देता हूँ और ये बल्ब लाइट अप हो जाता है, दिस मीन्स सिल्वर इज द कंडक्टर। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कार्बन का कोई या डायमंड का कोई पीस रख दूँ तो ये बल्ब लाइट अप नहीं हो रहा, दिस मीन्स डायमंड इज एन इंसुलेटर। तो ये तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं और कई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आप बना सकते हैं। ओके, state and use a simple electron model to explain the difference between electrical conductors and insulators। तो एक इलेक्ट्रॉन मॉडल को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में डिफरेंस बताएं। सो अब हम लोग एक्चुअली में डिटेल में देखेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले कंडक्टर्स क्या हैं, हमने इनकी डेफिनेशन तो देख ली कि वाटर कंडक्टर्स ये अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देते हैं। दीज आर मेटल्स। इलेक्ट्रोलिटिक्स जो है इलेक्ट्रोलिटिक्स जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, वो भी कंडक्टर्स हैं लेकिन हम यहाँ पर जनरली इलेक्ट्रॉन वाले की बात करें। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने देते हैं ये। हाउ? सो ये एक नॉर्मल एटम है, ये एक नॉर्मल सब्सटेंस है एंड दिस इज़ अ मेटल। सो
बल्कि ये एक नॉर्मल पहले सब्सटेंस है। तो इसके अंदर आपके पास आपके एटम्स हैं। ओके, दीज़ आर इट्स एटम्स। इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज़ एन एटम, पॉजिटिव न्यूक्लियस, इर्द-गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हर एटम के पास अपने कुछ खास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वो अपने पास न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भाग नहीं सकते। सो ये, और जो सबसे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कंडक्टर्स में सारा खेल इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है। होता ये है कि एक ऐसी स्टेज आती है, आपके पास हर शेल की एक एनर्जी है, तो एक आपके पास एक एनर्जी का लेवल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई, यानी इतना दूर हो गया न्यूक्लियस से, जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि ये एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सके। हवा में तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये इसके साथ एक दूसरा एटम था, ये इधर से इधर जंप कर जाए, जब इसको ज़रूरत पड़े, जब इधर से कोई फ़ोर्स लगे, यहाँ से यहाँ पर जंप कर जाए, सो हम कहेंगे कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, कि ये इसको इतना खींच ही नहीं पा रहा न्यूक्लियस, कि वो जो दूसरी फ़ोर्स लगी उसने इसको यहाँ से यहाँ पर जंप करा दिया। और ये फ़ोर्सेस नॉर्मली भी इनको लगती रहती हैं, किसी को यहाँ से लगी, वो यहाँ जंप किया, जो यहाँ पर था वो कहीं और जंप कर गया, लेकिन ये जंप इधर-उधर करते रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जब आपके पास कंडीशन आ जाती है कि नॉर्मली तो नहीं है, लेकिन जब उसके पास इतनी एनर्जी आ गई, जो कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। मेटल्स के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है, तो तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और आपके पास एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जंप कर सकेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, तो आप एक्चुअली में इस पूरी जगह से इलेक्ट्रॉन्स को पास कर सकेंगे। कैसे? ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, मे बी यहाँ से आपने करंट को पास करना है, यहाँ से आपने एक वोल्टेज लगाया, यहाँ पर आपके पास एक और फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आगे, पीछे से एक और इलेक्ट्रॉन जो कि बैटरी देगी, वो आ जाएगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आगे जंप करेगा और आपके पास ये एक फ्लो चल पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देंगे थ्रू दिस मैकेनिज्म, थ्रू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैकेनिज्म। सो मैं ज़रा साइज़ ठीक कर लूँ। ओके, सो अब चूँकि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास करने देते हैं, वी कॉल देम कंडक्टर्स। सो दीज़ ओनली अकर मोस्टली अकर इन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, येस दे डू अलाउ दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इंसुलेटर्स में बिल्कुल इसके मुखालिफ है। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप नहीं कर सकता। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर दूसरे एटम में चला जाए। तो फिर ऑफ कोर्स ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करने दे सकते। कैसे पास करेंगे? जब वो अपने अंदर आने ही नहीं देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास करेंगे? सो दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। सो दीज आर नॉन मेटल्स। लेकिन क्या ओके, सो इस एस्ट्रोनॉमी में इतना ही है। स्टेटन यूज अ सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉडल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस बताएं एक इलेक्ट्रॉन मॉडल को यूज़ करके, तो वो हमने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है state and use explain electrical breakdown. It occurs when a strong electric field passes through a gas and causes its atom to ionize. तो ये हमारा नेक्स्ट है। चलो, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। तो अभी हमने पहले पढ़ा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। हमने देखा कि अभी भी हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास जब इतनी एनर्जी होगी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो हमारे पास वो कंडक्टर होगा, और जब उनके पास ये एनर्जी नहीं होगी तो हमारे पास इंसुलेटर होगा। लेकिन क्या हो कि हम लोग अपने इंसुलेटर को, जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, किसी तरीके से हीट करके या किसी भी तरीके से ये एनर्जी दे दें, इसको इतना पुश लगाएं कि हम इसको ऑटोमेटिकली एनर्जी दे दें। तो फिर क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हमारा इंसुलेटर है, वो हमारे कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमने इतनी ज़्यादा फोर्स लगाई कि वो इलेक्ट्रॉन के पास ऑटोमेटिकली इतनी एनर्जी आ गई कि वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सके। सो इंसुलेटर बिकम्स अ कंडक्टर। जो हमारे पास ये स्टेज होगी, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, कि हमने इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन कर दिया है और हमने उसको कंडक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। समटाइम्स दिस इज़ परमानेंट, समटाइम्स दिस इज़ टेम्पोररी, दिस डिपेंड्स। बट इसकी गुड एग्जांपल है हमारे पास लाइटनिंग। लाइटनिंग में हम लोग जो हमारी हवा है, एयर, उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी प्लाज्मा इज़ अ कंडक्टर। तो हमने अपनी एयर को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दिया। प्लाज्मा इज़ अ कंडक्टर क्योंकि इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया है। ये कैसे होगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन? ये सिर्फ तब होगा जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, या इतना स्ट्रॉन्ग आप कहते हैं वोल्टेज लगाएंगे, यानी कि एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है,
और इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में आपने एक इंसुलेटर रखा हुआ है। ये प्लस और माइनस इतने ज़्यादा इनकी ताकत हो गई कि ये माइनस इसके ऊपर धक्का लगा रहा है इस इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स को, कह रहा है कि जल्दी जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनो। तो जब इतनी ज़्यादा ताकत हो गई तो इसका इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा, अंदर बीच में जो भी है हवा है उसका इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो अपने कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन। और ये हम बहुत एक हाई वोल्टेज अगर लगाएं, वोल्टेज का सिंपली ये मतलब है एक तरफ ऑपोजिट साइंस हम लोग रखते हैं, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट SLO। Next SLO state that corona discharge and Lichtenberg figures are visible examples of electrical breakdown। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइटनिंग भी इसके एग्जांपल है, बट दीज आर टू एग्जांपल्स, कोरोना डिस्चार्ज एंड लिचटेनबर्ग फिगर्स। व्हाट आर दीज? तो कोरोना डिस्चार्ज हो सकता है आपने भी कभी देखा हो, ये सिर्फ ये होता है कि अगर आपके पास एक वायर है फॉर एग्जांपल, और मैंने बताया था कि जितना शार्प एज होगा उधर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मे भी एक बहुत शार्प एज है और इधर से आपके पास करंट पास कर रहा है। तो अगर ये करंट इतना ज़्यादा हो जाए या इसकी जो पावर है इतनी वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाए, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो इर्द-गिर्द की एयर है उसको भी आयोनाइज़ कर देगा या उसको इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन कर देगा, यानी उसको प्लाज़्मा में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही हल्का होगा क्योंकि ज़ाहिर है वायर इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। और ये मोस्टली आप देखेंगे, हो सकता है आपने बाहर कभी देखा हो कि तार के जो कोने हैं उनके इर्द-गिर्द ब्लू-ब्लू कुछ हुआ हुआ है। दैट इज़ प्लाज़्मा। और ये अगर बहुत शार्प एज है तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उधर ही आपके पास इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन हो जाएगा हवा का हल्का-सा। दिस इज़ कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ये सिंपली एक नाम है, लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की-फुल्की साथ-साथ हवा को आयोनाइज़ कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की। नेक्स्ट है आपके पास लिच-टेनबर्ग फिगर्स। ये क्या है? तो ये एक ख़ास किस्म की फिगर्स हैं, आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्लास लेते हैं, और ये कुछ और मटेरियल्स में भी पॉसिबल है, आप एक ग्लास लेते हैं, ग्लास इज़ एन इंसुलेटर, लेकिन आप इसके इर्द-गिर्द एक बहुत पावरफुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इतना पावरफुल कि ये इसका इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन कर देता है। तो आप एक्चुअली में देखेंगे कि इधर से फॉर एग्जांपल हमने बैटरी का एक एंड कनेक्ट किया हुआ था, इधर से आपके पास करंट ने गुजरना था नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो एक्चुअल करंट है। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके पास ग्लास के अंदर ग्लास टूट जाएगा एक किस्म का, और उसके अंदर कुछ इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रांच लाइक आपके पास शेप्स बन जाएँगी, और ये उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुआ है। ये जो शेप्स हैं, ये वो पाथ है जो करंट ने ट्रैवल किया है ग्लास के अंदर से, और एक्चुअली में लिस्टनबर्ग्स को यूज़ किया जाता है स्टडी करने के लिए कि करंट किस तरह से गुजरता है। तो अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव रखा है तो पॉजिटिव रखा, आपने इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन किया, तो अब साइंसदान देखेंगे कि अच्छा करंट यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, तो उसका पाथ ट्रेस कर सकेंगे यूजिंग दिस लिस्टनबर्ग फिगर्स। बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। ओके, नेक्स्ट चलो। Next SLO is explain how lightning is generated, including the below steps of formation. So lightning, so how is lightning generated? इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइटनिंग है उसी को समझते हैं, सब कुछ समझेंगे। सीजी लाइटनिंग या क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, जो ज़मीन और आसमान के दरमियान होती है। आपके पास ऊपर बादल है, तो बादल में क्या होता है? सो बादल को मैं अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ। जो बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो बादल में मेनली 3 टाइप के चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि बादल के अंदर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो 0 डिग्री से नीचे होता है, लेकिन फिर भी कुछ सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो फिर भी लिक्विड होते हैं इवन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ये पॉसिबल है, इसको सुपर कूलिंग कहा जाता है। तो आपके पास कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी आपके पास आइस क्रिस्टल्स होंगी। इसके साथ-साथ आपके पास कुछ सॉफ्ट हेल होंगे, यानी कुछ हेवियर बड़े चंक होंगे, जिनको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट हेल, जिसको ग्रॉपेल भी कहा जाता है। सो दिस इज़ आइस क्रिस्टल, यानी एक ग्रॉपेल आपके पास मौजूद है, व्हिच इज़ बेसिकली हेवियर टाइप है। सॉफ्ट हेल आप कह सकते हैं, बहुत जो हल्के से ओले होते हैं, लेकिन ये हेवी हैं एज़ कम्पेयर टू आइस क्रिस्टल्स। होगा ये कि आपके पास जैसे ये क्लाउड्स होंगे, तो इसके अंदर ग्रेविटी है, ग्रेविटी इनको नीचे खींचेगी। ग्रेविटी की वजह से आपके पास जितनी भी आइस क्रिस्टल्स हैं, जो ज़्यादा डेंस चीज़ है वो नीचे इकट्ठी होगी, और जो ज़्यादा लाइट चीज़ है वो ऊपर इकट्ठी होगी। मेजॉरिटी आपके पास ग्रे पोल जो है वो ग्रेपल, या आप इसको कह सकते हैं ग्रोपेल। सो ये जो है ये आपके पास जितने भी ये सॉफ्ट है ना, ये आपके पास ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, क्योंकि दीज आर द मोस्ट हैवीएस्ट। तो नीचे आपके पास ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऊपर आपके पास आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये चीज़ होगी तो ये रगड़ खाएंगे, क्योंकि ये जाते हुए एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और अगर हम लोग ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ में देखें, तो जो ग्रॉपेल है ये आपके पास एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, जैसा ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज इफेक्ट। तो हमारे पास
एक क्लाउड के अंदर चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। एट द बॉटम आपके पास बिल्डअप होगा नेगेटिव चार्ज एंड एट द टॉप आपके पास बिल्डअप होगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये तो चार्ज बिल्डअप हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, नीचे होगा आपके पास ग्राउंड। ऑफ कोर्स ये स्केल से डायग्राम नहीं है, बट एनीवेज अब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज चूंकि दूर है, ये ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड इज अ कंडक्टर, ग्राउंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय इंडक्शन करेगा और ग्राउंड के अंदर ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से ये टेम्पोररी चार्ज होगा, ये असली चार्ज नहीं है। दिस इज जस्ट अ टेम्पोररी चार्ज। आपको उल्टा चार्ज आ जाएगा, नीचे आपको माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइड है, ये रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। जो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मौजूद थे ये तमाम के तमाम नीचे चले जाएंगे। तो ऊपर वाली साइड आपकी ग्राउंड की वो पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली साइड आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। अब मैंने एक वोल्टेज डेवलप कर लिया है, ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करना चाहते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक वोल्टेज डेवलप हो चुका है, लेकिन बीच में है हमारे पास एयर। तो अब हम क्या करें, तो विद टाइम ये और इंटेंस होता जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इंटेंस हो रहा होगा, ये भी और इंटेंस होता जाएगा और वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वोल्टेज इतना ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास एयर का इलेक्ट्रिकली ब्रेकडाउन हो जाएगा। किस तरह से हम देखते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइड से एक स्ट्रीमर निकलेगा, यानी यहाँ पर से आहिस्ता आहिस्ता ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम्स हैं यहाँ पर एयर के, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनना शुरू कर देंगे। निकलेंगे नहीं उस तरह से, लेकिन आप एक समझ सकते हैं कि अब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में जंप करना शुरू कर देंगे। तो इधर से आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर थे वो तमाम के तमाम जंप कर जाएंगे। अगर ये आपके पास एयर का ये वाला हिस्सा था और ये आपके पास एयर बॉटम जा रही है, तो इधर से तमाम इलेक्ट्रॉन जंप करके टिप पर चले जाएंगे। तो आपके पास एक स्ट्रीमर निकलेगा इस तरह से, और इसकी टिप पर आपके पास एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पीछे से जितने एटम्स को ये कई सारे स्ट्रीमर्स निकलेंगे, जितने एटम्स को ये इफेक्ट कर रहा है वो तमाम के तमाम उन एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोर्सफुली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने हैं एयर के, वो तमाम के तमाम इधर इकट्ठे हो रहे हैं। और चूंकि ये इधर इकट्ठे हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव इनको रिपेल कर रहे हैं, ये नीचे आते जा रहे हैं और ये लीडर्स की सूरत में आते हैं। यानी एक इस तरह से स्टेप होगा, इस तरह से स्टेप, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप लीडर। इसे आप देख नहीं सकते हैं, बहुत कैमरास के थ्रू आप इसे देख सकते हैं, हल्का सा ही आपको नजर आएगा, लेकिन ये इतना इंटेंस नहीं, बस हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और फिर क्लाउड से भी हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत कम से इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अभी तक कोई पाथ नहीं है कंप्लीट, तो ये बस हल्का सा एक स्ट्रीमर है। इसे हम लोग कहते हैं स्टेप्ड लीडर, क्योंकि इसके स्टेप्स हैं और ये एक लीडर है जिसने ये सारा काम शुरू किया है। एनीवेज ये नेगेटिव स्टेप लीडर ये चलता रहेगा और ये पहुंच जाएगा इधर। जब ये करीब पहुंचेगा तो अब ये चूंकि नेगेटिव इधर इतना करीब आ गया है और पॉजिटिव भी इधर है, तो इधर अंदर वाली एयर डबल डबल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी और इधर से जो आपके पास इधर करीब करीब वाले एटम्स थे उनके भी इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होगा, लेकिन उनका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन इस तरह होगा कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर जाने के बजाय ऑफकोर्स नीचे आएंगे, क्योंकि उनको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इधर से अब ये इधर जब बहुत करीब पहुंच गया तो इधर से भी आपके पास नीचे इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाना शुरू हो जाएगा और एक किस्म का एक और स्टीमर इमर्ज होगा, लेकिन हम कहते हैं कि दिस इज नाउ अ पॉजिटिव स्टीमर। हालांकि पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि प्रोटॉन नहीं जाता, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट है पॉजिटिव चार्ज, तो हम सिंपली कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, हालांकि असली में नहीं जा रहा। सो एनीवेज ये बहुत करीब, ये ऑलमोस्ट अक्सर होगा भी नहीं, बहुत करीब एक पॉजिटिव स्ट्रीमर ऊपर आएगा इससे मिलने के लिए। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो अब एक फुल कंडक्टर पाथ बन चुका है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के लिए। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रश करेंगे और जाएंगे नीचे, घुस जाएंगे पॉजिटिव चार्ज में और एकदम से तमाम के तमाम जैसे इलेक्ट्रॉन्स जितने एक्स्ट्रा थे वो इधर जाके अंदर घुस जाएंगे आपके ग्राउंड में, और आपको लाइटनिंग नज़र आएगी, यानी बहुत ब्राइट फ्लैश नज़र आएगा। स्टेप लीडर था, फिर पॉजिटिव स्ट्रीमर आया और जो लाइटनिंग फ्लैश जो आपको नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड अ रिटर्न स्ट्रोक। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन आपके पास लाइटनिंग किस तरफ जाएगी, बिजली किस तरफ जाएगी। हो सकता है आप कहें बिजली भी ऊपर से नीचे आएगी क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्लस आप कहेंगे कि हमने जब भी बिजली देखी है तो यही लगता है कि बिजली ऊपर से नीचे आती है, लेकिन असली में बिजली नीचे से ऊपर जाती है और आपको देख के इसलिए लगता है कि बिजली ऊपर से नीचे आ रही है क्योंकि वो इतना फास्ट है कि आपका ब्रेन बस ब्रेन को ये नज़र आता है कि कोई चीज़ चमकी है। अब ब्रेन खुद ब खुद ये सोचता है कि ज़मीन के अंदर से तो कुछ नहीं निकला होगा, तो वो समझता है कि आसमान से कुछ आ रहा है, लेकिन असली में लाइटनिंग ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आए हैं तो लाइटनिंग ऊपर की जाएगी, तो इसके लिए हम हल्का सा हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि लाइटनिंग हमें नज़र क्यों आएगी। तो फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटम, दिस इज ऑल्सो एन एटम, और ऑफ कोर्स इस तरह से इतने जुड़े नहीं होंगे, लेकिन मैं बस ये अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज दैट कंडक्टिव पाथ जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स ने गुजरना है। एयर के हमने इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन कर दिया जस्ट एज एन एग्जाम्पल। सो दिस इज बहुत सिंपली दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज द क्लाउड।
आपके पास अब जैसे ही ये रिटर्न स्ट्रोक का वक्त है, तो मानते हैं कि अब होगा क्या। यहाँ पर आपके पास मैं सिर्फ इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका अपना और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसका अपना। जैसे ये कंडीशन होगी, सबसे वो पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा जो जंप मारेगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑफकोर्स ये होगा जो जंप मारेगा, क्योंकि ये जंप मारेगा तो पिछला आएगा। जैसे ही ये जंप मारता है उस वक्त आपके पास वो लाइट इमिट होगी। जैसे ही ये जंप मारेगा खाली जगह होगी तो अब ये जंप मारेगा, फिर ये वाली लाइट इमिट होगी और ये जंप मारेगा तो ये वाली लाइट इमिट होगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नीचे आ रहा है आपके पास जो लाइटनिंग है वो ऊपर जा रही है। तो इस वजह से जो रिटर्न स्ट्रोक है वो आपके पास दो डायरेक्शन हो जाएगा। ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मीट किए थे यहाँ से एक रिटर्न स्ट्रोक ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर से आपके पास अब इधर आगे जंप मारे हैं, इधर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो इधर से आपके पास जो है वो कोई उस तरह का नहीं होगा, एक इधर से ऊपर जाएगा एंड इधर से एक नीचे आएगा, क्योंकि इधर आपके पास ऑलरेडी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं, वो तमाम कदम खींचे जा चुके हैं। तो यहाँ से तो कोई जंप नहीं मारेंगे एक लाइट निकालने के लिए कि वो लाइट ऊपर की तरफ जाए, तो यही वाले इधर आकर जंप मारेंगे तो ये एक्चुअली में नीचे जाएगा। लेकिन एनीवेज ये एक बाई डायरेक्शनल रिटर्न स्ट्रोक होगा। नीचे वाले डायरेक्शन को नोटिस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कम है, लेकिन असली में रिटर्न स्ट्रोक जो मेन है वो ऊपर की तरफ जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो एनीवेज दिस इज हाउ लाइटनिंग वर्क्स ऑन द ब्रॉडर पिक्चर। ये जो मैंने अभी आपको लाइटनिंग दिखाई, दिस इज क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग एंड दिस इज माइनस क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, दिस इज नेगेटिव सीजी। क्योंकि अगर आप देखें तो ओवरऑल ग्राउंड को कितना चार्ज मिल रहा है, तो ग्राउंड पहले तो न्यूट्रल था, हमने बस एक इमेज बना दी इसकी, एक वैसे एक फेक हमने चार्ज इसके ऊपर बनाया इलेक्ट्रिकली इंड्यूस करके। लेकिन ओवरऑल जब लाइटनिंग खत्म हुई तो पहले ये न्यूट्रल था और इसको अब कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं, कई सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल चुके हैं इधर से, तो ओवरऑल इसको एक नेगेटिव चार्ज चला गया है ग्राउंड को। ऑल दो ग्राउंड को ये इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ग्राउंड एक चार्ज रिजर्वायर है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्राउंड को एक नेगेटिव चार्ज गया है, तो हम इसको एक नेगेटिव सीजी कहते हैं। इसके ऑपोजिट भी पॉसिबल है, पॉजिटिव सीजी भी पॉसिबल है, जिसके अंदर एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाते हैं। ये तब होगा, बहुत रेयर है, लेकिन ये तब होगा जब क्लाउड आपके पास एकदम उल्टा हो जाए और ये क्लाउड का जो पॉजिटिव वाला सिरा है ये इधर एक नेगेटिव साइड इंड्यूस कर दें, देन इसके उल्टा चीज़ हो जाएगी। रिटर्न स्ट्रोक अब भी ऊपर होगा, जब आप इसके मैकेनिज्म को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन प्लस सीजी बहुत ही रेयर है, माइनस सीजी बेसिकली कॉमन है। तो एनीवेज एसओ में भी हमें ये कहा गया था थ्रू फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड इन क्लाउड्स इन द केस ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म में इस तरह होगा। एंड यस, इसके अलावा आपके पास वॉल्केनिक लाइटनिंग भी होती है। वॉल्केनोस के अंदर जब वॉल्केनोस फटते हैं तो उनके अंदर भी लाइटनिंग होती है, वो होता है बिटवीन स्मोक पार्टिकल्स। जो वॉल्केनोस के अंदर स्मोक पार्टिकल्स हैं वो भी रगड़ खाएंगे एंड देन वो भी चार्ज बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ उनके अंदर अंदर होगी। इसके अलावा क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग भी होती है, यानी इधर एक और क्लाउड था, इसकी फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव था, तो इनके दरमियान भी लाइटनिंग हो सकती है जब आसमान में बिजली चमकते हुए देखते हैं। सो एनीवेज देन वो कहते हैं लाइटनिंग स्ट्रीमर्स आर क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। यस, वन चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अदर, ये हमने पढ़ लिया है। इन द केस ऑफ क्लाउड ग्राउंड लाइटनिंग जो हमने पढ़ा, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स इंड्यूसिंग ऑपोजिट नेट चार्ज इन द it gathers streamers that provide the path for cloud to ground and cloud to ground discharge। तो जो cloud to ground है जिसमें cloud से ground की तरफ जाता है, दिस इज माइनस सी जी, और जो ground to cloud है दिस इज पॉजिटिव सी जी। लेकिन एनीवेज सी जी, लेकिन एनीवेज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटनिंग। ओके, नेक्स्ट है, चलो explain how a lightning rod can protect humans। okay, what is a lightning rod and how can it protect humans? let us see। सो लाइटनिंग रॉड क्या होती है, तो आपने अक्सर देखा होगा आपके पास जो बिल्डिंग्स हैं उनके टॉप पर एक लंबा सा खंबा इंस्टॉल किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ लाइटनिंग रॉड, और इसका मकसद है इंसानों को बचाना। जब भी आपके पास एक लाइटनिंग रॉड होगी तो उस एरिया में बिजली का इधर लगना कहीं ये तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अक्सर जगहों में लाइटनिंग रॉड्स होती हैं कि यहाँ पर कभी बिजली गिरे ही ना, किसी बिल्डिंग को डैमेज ना करे, बल्कि बिजली गिरेगी डायरेक्ट इस लाइटनिंग रॉड पर। ये क्या है, लाइटनिंग रॉड सिंपली एक खंबा है, मेटल का एक कंडक्टर है जो अपने अंदर से करंट को पास करने देता है, और ये सबसे बेस्ट करंट को पास करने देगा कंपेयर टू अदर थिंग्स, क्योंकि अदर थिंग्स में भी कंडक्टर्स हो, लेकिन यहाँ पर आप सबसे बेस्ट कंडक्टर चूज करते हैं और एक लंबा सा खंबा खड़ा कर देते हैं जो सबसे ऊंचा भी हो, एंड देन ये नीचे जा रहा होता है टू द ग्राउंड। क्या होगा कि ऊपर से जब लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव स्ट्रीमर है वो सबसे पहले जिस चीज़ पर पहुंचेगा वो यही होगी, और ये भी कंडक्टर है तो ये बड़े मज़े से अपने अंदर जो है वो चार्ज को आने देगा। सो जो लाइटनिंग है वो ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम जितनी भी स्ट्राइक करनी होगी जो उसने इधर करनी थी वो तमाम की तमाम इस लाइटनिंग रॉड के ऊपर करेगी, और इसलिए इस एरिया में इधर गिर्द कोई लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं करेगी, बल्कि वो तमाम की तमाम इस लाइटनिंग रॉड पर स्ट्राइक करेगी, और ऑटोमेटिकली वो तमाम की तमाम लाइटनिंग सेफली ग्राउंड में पहुंचा दी जाएगी, ग्राउंड के अंदर कोई मसला नहीं। तो इस तरीके से बिल्डिंग सब कुछ सेफ रहेगा ड्यू टू दिस लाइटनिंग रॉड। तो लाइटनिंग रॉड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंस्टॉल की जाती है बिल्डिंग में ताकि आप बिजली से महफूज रह सकें। ओके, नेक्स्ट एस एल ओ। नेक्स्ट SLO है स्टेट दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग ई.जी. स्प्राइट्स, जेट्स, एल्व्स, ट्रॉल्स, पिक्सीज, घोस्ट्स, बॉल लाइटनिंग दैट आर स्टिल बीइंग रिसर्च। तो ये
हमारा फाइनल एसएलओ है, दिस इज़ फॉर्मेटिव, यानी कि ये हमसे नहीं पूछा जाएगा इन द एग्ज़ाम। फेडरल बोर्ड के उन्होंने इसको एसएलओ को फॉर्मेट कर दिया है फॉर फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम, पंजाब वगैरह बाकी बोर्ड्स के लिए ये नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ऐसी कई सारी एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग है जिनको हमें अभी तक नहीं पता कि वो कैसे होती हैं, जिनके बारे में हमें पता है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जितनी भी किस्में हैं इनके बारे में अभी साइंस नहीं जानती और अभी साइंसदान इस पर रिसर्च करें। लेकिन एनीवेज दिस इज़ फॉर्मेटिव। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर इस चैप्टर के एसएलओस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।